बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, अफगानिस्तान से जुड़ी यह खबर, जहां बताया जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मज़ार-ए शरीफ पर चौतरफा हमला कर दिया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि उसने मज़ार-ए शरीफ पर चौतरफा हमला किया। और खबर यह भी है कि तालिबान ने उन बेस पर भी कब्जा कर लिया है जिन पर कभी अमेरिकी सेना भी रहा करती थी। और यह एक बेहद अहम खबर ऐसे में, जबकि लगातार बड़े शहरों पर तालिबान का कब्जा होता चला जा रहा है। सिर्फ काबुल, जलालाबाद और मज़ार-ए शरीफ, 3 ये बड़ी जगह थी जहां पर कब्जा होना बाकी था। लेकिन अब दावा तालिबान की ओर से कि मज़ार-ए शरीफ पर भी उसने कब्जा कर लिया। चारों तरफ से उस पर हमला किया जा रहा है और उस बेस पर भी बड़ा हमला और कब्जा जहां पहले अमेरिका की सेना होती थी। हमारे सहयोगी नीरज कुमार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, इस अफगानिस्तान की पूरी घटनाक्रम पर जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ नीतीश कुमार भी। नीरज, लेकिन जो सबसे खास बात यह कि अगर खुद तालिबान यह दावा कर रहा है कि मज़ार-ए शरीफ पर चौतरफा हमला उसने कर दिया है, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए प्रसन्न, मज़ार-ए शरीफ जो है वो अफगानिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, उत्तरी भाग में है। और आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि 3 ऐसे शहर है जहां अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हुआ, काबुल, जलालाबाद और मज़ार-ए शरीफ। तो मज़ार-ए शरीफ को पहले टारगेट किया है तालिबान के लोगों ने। यानी ये साफ है कि काबुल से पहले ये लोग चाहते हैं कि मज़ार-ए शरीफ को कब्जा कर ले। और एक बार अगर मज़ार-ए शरीफ पर कब्जा कर लेंगे तो काबुल की घेराबंदी एक तरह से हो जाएगी, क्योंकि मज़ार-ए शरीफ और दूसरे बाकी शहरों को, हेरात की बात करें या फिर कल जो उन्होंने कंधार पे कब्जा किया, कल 4 बड़े शहरों पे कब्जा किया था, तो इस तरह से काबुल की घेराबंदी होगी और धीरे धीरे काबुल की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। मज़ार-ए शरीफ पे हमला जरूर किया, 5 लाख की वहाँ की आबादी है, उस पे कब्जा करने के बाद ये धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ेंगे और जलालाबाद और बाकी जो छोटे शहर हैं उन पर भी कब्जा किया जाएगा। लेकिन अगर मज़ार-ए शरीफ पे कब्जा होता है तो सरकार के हाथ से, यानी अफगानिस्तान सरकार के हाथ से एक और महत्वपूर्ण शहर जो है हाथ से निकल जाएगा। और मज़ार-ए शरीफ की ख्याति तो आप जानते हैं, दुनिया भर में पहचान है उसकी, एक अलग पहचान है उस शहर की, अफगानिस्तान के शहर के तौर पे पूरी दुनिया भर में। लेकिन अब काबुल से बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और कुछ दिन या हफ्ते भर का भी इंतजार करना पड़ सकता है जब वो लोग काबुल पे कब्जा कर लें, क्योंकि जिस तरह से हमला किया जा रहा है तालिबान के लोगों के द्वारा, जो अफगानिस्तान की फौजें हैं वो भी सरेंडर करने के मूड में है, पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई। और जो बात नीरज आप कह रहे हैं उसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान से ही ये बड़ी खबर। तालिबान ने हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान समेत कई लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और वहां के डिप्टी होम मिनिस्टर अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। इस बीच इस्माइल खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, अगर इस्माइल खान शांति की अपील कर रहे हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया है तालिबान ने, कई और ऐसे बड़े अधिकारी, गवर्नर, डिप्टी होम मिनिस्टर उनकी गिरफ्त में हैं, सरेंडर उन्होंने कर दिया है, क्या तस्वीर आगे दिखाई दे रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर तालिबान इतना हिंसक होकर वहां हर जगह कब्जा कर रहा है? देखिए, साफ तौर से प्रशांत, अब कुछ ही वक्त की बात है जब तालिबान जो है काबुल की तरफ मार्च ऑलरेडी कर चुका है। तालिबान जो है काबिज होगा काबुल पर। और जिस तरह से जैसे आपने इस्माइल खान की बात की, उनको हेरात का शेर कहा जाता था और उन्होंने ही लोगों को वहाँ पर मोबिलाइज किया था तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन अब जब उन्होंने उनको पकड़ लिया है तालिबान ने, और पहले ही हेरात शहर पर कब्जा हो चुका है, कई प्रोमिनेंट लोगों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये एक सारा स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। अभी आप देखिए 50 किलोमीटर कल तक खबर आ रही थी कि तालिबान काबुल से है, लेकिन वहां पर तालिबान 50 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ा है। उसका रीजन ये है कि अभी अमेरिकन फोर्सेस वहां पर
3000 अमेरिकन फोर्सेज पहुंच गई हैं और 600 ब्रिटिश फोर्सेज वहां पर हैं। तो स्ट्रैटेजिकली वो वेट कर रहे हैं। और उसके पहले जो 2 और बड़े शहर हैं, मज़ार शरीफ जहां पर अभी हमला चल रहा है तालिबान का, वो और उसके बाद जलालाबाद, इन दोनों पर कब्जा करने के बाद जो लास्ट, यानी तालिबानी अभी कुछ देर और होल्ड करना चाहते हैं, काबुल पर हमला करके उसका कब्जे में लेने से पहले ही अब रुख मज़ार शरीफ की तरफ है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 17 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है और एक एक करके तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 17 प्रांतों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। और बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त है। ऐसे में हालात बहुत जल्द बदल सकते हैं। तालिबान काबुल पर कभी भी हमला कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन यह तस्वीर उन शहरों की जहां वो अपनी पैठ बना चुका है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अब एक एक कर कई और शहरों को कब्जे में लेने की कोशिश है। आगे की क्या स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है? देखिए, स्ट्रेटेजी तालिबान की साफ है कि पहले तो आप पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कीजिए, और अगर आप काबुल पे कब्जा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान सरकार को अपदस्त कर दिया। ये कोशिश होगी पहली। दूसरी ये है कि 2/3 इलाके पे कब्जा हो गया। देश के जो 400 जिले हैं उसमें 200 से अधिक जिलों पे कब्जा कर लिया है। पूरा दक्षिणी हिस्सा है वहां कब्जा कर लिया है। मज़ार शरीफ पे अगर कब्जा हो जाता है, क्योंकि हमला तो जारी है, इस पे कब्जा हो जाता है तो उत्तरी हिस्से का एक महत्वपूर्ण भाग वो कब्जा कर लेंगे। काबुल पे अगर कब्जा कर लेते तो देश पे कब्जा होगा। स्ट्रैटेजी यही है। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि अमेरिका और ब्रिटेन की कोशिश है कि अपने लोगों को बाहर निकाला जाए। दूतावास में हैं, जो वहां के वो दूसरे देशों के उच्चायोग में हैं। तो एक बिल्कुल नीरज, जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल अब कई ऐसे देश अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद में, और सिर्फ दूसरे देशों के नागरिक ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के भी कई नागरिक इसी जुगत में लगे हुए हैं। क्योंकि एक एक करके कई प्रांत पर तालिबान अपना कब्जा करता चला जा रहा है। काबुल से ही वो कुछ दूरी पर हैं। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए काबुल से ही लोग अब जाना शुरू कर चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे तालिबान का खौफ लोगों के दिलों में घर कर चुका है। वहां लोग अपने सामान के साथ देखे जा रहे हैं। अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए फ्लाइट का वो इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई है कि लगातार वो परिवार के साथ सुरक्षित अब काबुल से बाहर निकलना चाहते हैं। और नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अगर ये कोशिश भी हो रही है तो सबसे खास बात ये कि क्या तैयारी होगी? नीतीश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या अब कुछ स्ट्रेटेजी में तालिबान बदलाव कर रहा है कि अब वो मज़ार शरीफ की ओर रुख कर चुका है, वहां हमला कर रहा है, तालिबान को लेकर होल्ड की पोजीशन में रहना चाहता है? क्योंकि बड़ी तादाद में अमेरिका के भी वहां पर जवान मौजूद हैं। अब देखिए, जाहिर तौर से ये स्ट्रेटेजिक हॉल्टिंग है। काबुल से कुछ ही दूरी पर, महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस तरह से तालिबान का एडवांसमेंट रहा है पिछले एक हफ्ते में, तो अब तक अगर कल रात की बात करें तो 50 किलोमीटर दूर था। आज सुबह तक उसको पहुंच जाना चाहिए था काबुल में। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक हॉल्ट है। वो जानता है तालिबान कि अमेरिकन फोर्सेज और ब्रिटिश फोर्सेज वहां पर मौजूद हैं और अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो रणनीति के तौर पर उसने एक अलग रुख अख्तियार किया है और पहले जो 2 बचे हुए शहर हैं, मज़ार शरीफ और जलालाबाद की ओर रुख किया। मज़ार शरीफ पर हमला ऑलरेडी जारी है। तो जाहिर तौर से अमेरिकन फोर्सेज और ब्रिटिश फोर्सेज के मौजूदगी की वजह से अफगानिस्तान में उसने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ वक्त के लिए बदलाव किया है। क्योंकि फाइनल पड़ाव करीब सारे शहरों पर उसका कब्जा होता जा रहा है। मज़ार शरीफ मेजर शहर है, वो हो जाएगा तो सिर्फ जलालाबाद बचेगा, और उसके बाद काबुल पर कब्जा किया तो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल नीतीश, लेकिन किस तरह की स्ट्रेटेजी है और कितना बड़ा दर्द अफगानिस्तान के लोगों का तालिबान के इस क्रूरता की वजह से। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर दिल्ली के भोगल इलाके में रहने वाले अफगानी शरणार्थी भी अब डरे हुए हैं। अफगानी शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान दरअसल तालिबान को मदद मुहैया करवाता है। तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच इन लोगों का क्या कहना है? हसीबुल्लाह, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। बताइए कि अब तालिबान बताया जा रहा है कि काबुल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। अगर तालिबान अब काबुल पर कब्जा कर लेता है तो कितना ख़तरा होगा आप लोगों के लिए, अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए? तालिबान जब काबुल पे सब जगह पे आ जाता है तो ख़तरा सबको है।
और तालिब को जब कोई अफगानी है बच्चा बूढ़ा सबको उसको पसंद नहीं करता तालिब को, इसलिए कि वो स्कूल को नहीं छोड़ता है उन लोगों को, औरतें को नहीं छोड़ता है स्कूल, बच्चों को मार देता है। जब औरत बाहर जाते है उसका जब दुपट्टा सर पे नहीं उसको मार देता है, और ऐसे बहुत जवानों को मार देता है, अगवा कर देता है, लोगों को बोलता है इतना पैसा दे दो, तो उसको माँ बाप को किडनैप करता है कि इतना पैसा दे दो, लेकिन वो सब पता नहीं कहाँ से हुआ। तालिब अफगानिस्तान से नहीं है वो लोग। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आप अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं और आपका परिवार क्या अभी भी वहाँ रहता है? अगर रहता है तो क्या आपकी बातचीत हो पा रही है कि क्या माहौल है वहाँ? मैं निंगरहार प्रोविंस से हूँ और वहाँ से अभी तक मैंने अपने माँ बाप से बात नहीं किया, तकरीबन चार महीने हो चुका। मैं उसको पता नहीं को कहा है, वो लोग जिंदा है नहीं है, लेकिन अभी तक मैं परेशान हूँ 4 महीने से। जब बातचीत नहीं हो रही है तो टेंशन पर बढ़ जाता है। और ऐसे बहुत ज़्यादा अफगानी है जो उन लोगों को पता अभी तक माँ बाप का पता नहीं है कि जिसका भाई मर चुका है। इधर पता है अभी तकरीबन इसमें यही महीने में तकरीबन 2-3 आदमी मर गया। वैसे इधर हमारे एक जो कमेटी है ना उसका एक ग्रुप है, उस पर डाल दिया था कि अफगानिस्तान में मेरा बाप को मर गया, मेरा बहन मर गया, सुसाइड में उधर करते हैं ना, बम ब्लास्ट करते हैं, सब मर जाते हैं उधर। और ये जो तालिबान है ये सब स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। नीरज, ये जो शरणार्थी अफगानिस्तान के दिल्ली में मौजूद हैं, भारत में मौजूद हैं, किस तरह से वो आगे की तस्वीर को देख रहे हैं? देखिए, उनके देखने से ज़्यादा पहले से ही ये लोग यहाँ मौजूद थे, अब तक अपने देश लौट नहीं पाए हैं। वहाँ भी भले ही सरकार अफगानिस्तान में अफगान की मौजूदा सरकार है, लेकिन तालिबान का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव था पहले से भी। आज के 4 महीने बाद की पहले की स्थिति की बात करें अगर प्रशांत, तो उस समय तालिबान का कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में कब्जा था। वहीं से धीरे धीरे बढ़ते हुए आज की स्थिति है कि 2/3 इलाकों में कब्जा हुआ। तो एक सबसे बड़ा क्राइसिस जो पैदा होगा खासकर अफगानिस्तान के आसपास के देशों में, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के जरिए भारत में ये लोग आ सकते हैं जो रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत पैदा होगा। हालांकि अफगानिस्तान से भारत की भी सीमा लगती है, लेकिन वो सीमा अभी पाक अधिकृत कश्मीर के दायरे में है, तो इसलिए सीधे तो वो आ नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते, POK के रास्ते वो जरूर आ सकते हैं। तो एक मानवाधिकार और मानवाधिकार उल्लंघन के अलावा रिफ्यूजियों की क्राइसिस जो है वो पैदा होगी। जो रिफ्यूजी आते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी। जो लोग लौटना चाहते थे अफगानिस्तान वो अब लौट नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तालिबान का कब्जा हो चुका होगा। जी, और ये सबसे अहम बात भी है कि लगातार अब ये अपना कब्जा बढ़ाते चले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी चिंतित है। अफगानिस्तान ने काबुल में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को तुरंत नष्ट कर दें। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले वो ऐसे दस्तावेजों को तुरंत नष्ट कर दें ताकि तालिबान उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बाद दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुट गए। अफगानिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने वहां अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपनी फौज के 3000 जवानों को भेज दिया है और अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त अमेरिका के ये जवान मौजूद हैं। और इसी तरह ब्रिटेन भी अपने नागरिकों की सुरक्षित वहां से वापसी के लिए फिक्रमंद है और इसीलिए ब्रिटेन ने 600 जवानों को काबुल में भेजा है। अमेरिका ने तो ऐलान कर दिया है कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को भी अब अफगानिस्तान में नहीं रहने देगा। वहीं दोहा में हुई कई देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सेना की ताकत से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन भी जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एक जनता से चुनी हुई सरकार को हटाकर हथियार के दम पर अपना कब्जा कर रहे हैं। बैठक में शामिल हुए सभी देशों ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता भी जाहिर की। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने उधर न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि तालिबान की ओर से राजनयिकों और दूतावासों को कोई खतरा नहीं है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान किसी दूतावास को निशाना नहीं बनाएंगे। Assurance to diplomats and embassies that there is no danger from our side to them and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements
not once but many times. So it is our commitment. अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। CNN न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की नापाक नजर दरअसल अफगानिस्तान के विशाल खनिज भंडार पर है। चीन चाहता यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को अपने नियंत्रण में ले और पाकिस्तान की मदद से चीन अफगानिस्तान में मौजूद अकूत खनिज संपदा पर किसी भी तरह से अपना कब्जा जमा ले। अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के खूनी खेल के बीच सनसनीखेज खबर सामने आई है। CNN न्यूज 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के तार चीन से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की आड़ में सारा खेल चीन की शह पर खेला जा रहा है। यानी चीन और तालिबान का खतरनाक गठजोड़ अफगानिस्तान के लिए नर्क जैसे हालात पैदा कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण चाहता है। ऐसा चीन इसलिए चाहता है ताकि अफगानिस्तान में मौजूद विशालकाय खनिज भंडार पर कब्जा किया जा सके। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में करीब $5 ट्रिलियन खनिज भंडार है और इसी 5 ट्रिलियन खनिज भंडार पर चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए है। चाइना पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहाँ से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहाँ से निकाल लें। अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे चीन की एक नापाक साजिश सामने आई है। दरअसल चीन चाहता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो और इसके तहत चीन की योजना है कि वो आने वाले वक्त में $5 ट्रिलियन खनिज भंडार पे कब्जा कर ले जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है। तो ये है चीन का चौंकाने वाला प्लान। CNN न्यूज 18 के पास अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से जुड़ी जो खबर सामने आई है वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भले ही अफगानिस्तान के कई इलाकों को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया हो, लेकिन बैकडोर से सारी साजिश चीन की तरफ से अंजाम दी जा रही है। इस साजिश का एक सिरा अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम के अकूत भंडार से जुड़ा है। दावा किया जाता है कि अफगानिस्तान में लिथियम का विशाल भंडार मौजूद है। लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने के काम में होता है। लिथियम के जरिए चीन इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार पर कब्जे का प्लान बना रहा है। वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहाँ तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। वो पेशावर से और काबुल तक की रोड बनाने का उनका एक प्लान है ताकि ये खनिज पदार्थ आसानी से रोड के माध्यम से पेशावर तक आ जाए, फिर वहाँ से वो कराची और दूसरे पोर्ट से या रेल और रोड से सी पैक के माध्यम से चाइना जा सकें। तो ये काफी समय से है, पाकिस्तान उनके साथ मिला हुआ है। दरअसल अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में अफगानिस्तान में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडारों का पता लगा था। वैज्ञानिकों की माने तो अफगानिस्तान में लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के विशालकाय भंडार मौजूद हैं। It's very heartening that Afghanistan has a very bright future if the Afghan mineral reserves are properly extracted, and we hope that this will be a resource for Afghanistan which will make Afghanistan self-sufficient in the forthcoming future. अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। यही वजह है कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खनिज भंडार को हथियाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसके लिए सबसे पहले चीन यही चाहता है कि किसी भी तरह अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी खेल चलता रहे और इस खूनी खेल की आड़ में चीन अपनी साजिशों को अंजाम देता रहे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। सुरक्षा बल ने जहां 15 अगस्त से ठीक पहले एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। गश्त के दौरान मिली आईडी को सुरक्षा बल ने डिफ्यूज कर दिया है। दरअसल इस इलाके में सुरक्षा बलों को इस तरह के विस्फोटक की जानकारी मिली और इसे कब्जे में लेकर उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की ये घटना, तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली, किस तरह से 15 अगस्त से पहले आतंकियों की एक बार फिर दहलाने की इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है।
इससे पहले विस्फोटक को अपने कब्जे में सुरक्षा बलों ने लिया और उसे डिफ्यूज किया। गश्त के दौरान किश्तवाड़ अनंतनाग पर और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब गश्त के दौरान ही किश्तवाड़ अनंतनाग नेशनल हाईवे पर मिली आईडी को सुरक्षा बल ने डिफ्यूज कर दिया है। जिस जगह आईडी बरामद की गई उससे महज 500 मीटर की दूरी पर 11 राष्ट्रीय राइफल्स का मुख्यालय भी मौजूद है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, किस तरह की साजिश नाकाम की गई है? देखिए, ये एक बड़ी साजिश थी आतंकियों की ओर से। भारतीय सेना के काफिले को उड़ाने का एक प्रयास था और एक बड़ी आईडी जिसकी बताया जा रहा है कि लगभग 5 किलो करीब एक आईडी थी जो बिल्कुल अनंतनाग किश्तवाड़ हाईवे के ऊपर लगाई गई थी। और किश्तवाड़ शहर से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर ये इलाका है और साथ ही राष्ट्रीय राइफल का एक बड़ा कैंप है और वहीं से भारतीय सेना का काफिला गुजरना था और उसको हिट करने के लिए ही ये स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी साजिश थी आतंकियों की। लेकिन गश्त पर निकले भारतीय सेना के जवानों को जब इसका पता चला तो इसको अभी निष्क्रिय किया गया है। तो आप देखिए किस तरह से इतनी बड़ी आईडी थी और पूरे इलाके में जब इसको नष्ट किया गया तो इसकी आवाज काफी दूर तक जो है वो गूंज रही थी। और ये तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती कि कितनी बड़ी साजिश थी आतंकियों की, सुरक्षा बल ने जिसे नाकाम किया है। लेकिन पवन, बड़ा सवाल ये कि क्या ये पूरी साजिश 15 अगस्त के मद्देनजर इन आतंकियों ने रची होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं जहाँ फिर हवाला की राशि आ रही है, मिलिटेंट्स वहाँ रजौरी में मारे गए हैं, तो ग्रेनेड हमला रजौरी में हुआ है। तो 15 अगस्त के ऊपर कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो बड़ी साजिश करने के चक्कर में है जम्मू संभाग में। और इसी के चलते जो किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे है वहां पर भारतीय सेना के एक काफिले को हिट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए ये आईडी लगाई गई थी। लेकिन समय रहते भारतीय सेना को इसकी सूचना मिल चुकी है और उसके बाद इस आईडी को रिकवर किया गया और उसको नष्ट किया गया है। सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही हैं आतंकी 15 अगस्त के ऊपर कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे, लेकिन ये साजिश नाकाम हुई है। दर्शकों को एक बार फिर हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा ये धमाका डिफ्यूज करते वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को याद किया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारे के दर्द को देश कभी भुला नहीं सकता और इसे याद करने के लिए प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन भेदभाव के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट और यह जानकारी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तरह दुनिया भर के कई देश इस तरह के दर्द को याद करते हैं। बांग्लादेश में भी 25 मार्च को नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पाकिस्तान ने सर्चलाइट ऑपरेशन चलाकर लाखों बांग्लादेशियों की हत्या की थी। पुरानी अच्छी यादें हमारे लिए प्रेरणा बनती तो पुराने दर्द हमें इस तरह की गलतियों को दोबारा ना दोहराने की सीख भी देते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो इस तरह के विभाजन को दोहराने पर जोर देते हैं और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
हमें इस तरह की घटनाओं को कभी ना दोहराने और मिलकर रहने के लिए प्रेरित करता है। जिन ताकतों ने विभाजन करवाया वो ताकतें अभी भी जिंदा हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में काफी सक्रिय हैं। आज का दिन उस सोच को बदलने के लिए जागरूक करेगा। पीएम ने तुष्टीकरण की राजनीति और बांटने वाली ताकतों को अब दोबारा ना बढ़ने की भी बात कही है। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों से सतर्क रहने की भी जरूरत बताई। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, दरअसल 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 तारीख को ये बात कहने और संदेश देने के पीछे मकसद क्या प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, 3 मकसद है इसके। सबसे पहला मकसद ये है कि लोगों को ये याद दिलाना तुष्टीकरण की राजनीति पहली, और दूसरी बंटवारे की बात करने वाले लोग, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और दुनिया में कोई भी देश अपनी आजादी को लेकर जो भी बलिदान दिया उसको लेकर अगर इस तरह की याद के लिए दिवस मना रहा है तो भारत क्यों अपवाद रहे। इसलिए 14 अगस्त का दिन चुना गया है। 15 अगस्त को फ्रीडम ऑफ मिडनाइट का जो जश्न मना था भारत में, उसको याद रखें ताकि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी है उसको लोग याद रखें। लेकिन जिन ताकतों ने बंटवारे को हवा दी थी उन ताकतों से सावधान रहें। इशारों इशारों में उन तमाम दलों को प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है और सरकार ने निशाना साधा है। और दूसरा, उन पड़ोसी मुल्कों पर निशाना साधा है, खासकर पाकिस्तान पर इशारों में, कि कैसे वो इस तरह के फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर ये एक संदेश है कि इस बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति से बचें और पड़ोसियों पर भी ध्यान रखें ताकि वो आपको डिस्टेबलाइज ना करें। इसके लिए जन जागरण अभियान चले। यही कारण है कि आज दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री का ये बड़ा ऐलान और संदेश की बंटवारे की मानसिकता वाले लोग अब भी समाज में मौजूद हैं। तो वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साए में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों व भाइयों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद में मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संवेदनशील निर्णय पर मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। देश के विभाजन का घाव व अपने को खोने का दुख इनको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समाज से भेदभाव व द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। तो वहीं दूसरी तरफ 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाए जाने के फैसले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, देश के बंटवारे के दौरान लाखों देशवासियों के संघर्ष और बलिदान की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। यह दिन हमें याद दिलाएगा कि नफरत और हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकते। यह हमें सामाजिक सद्भाव और संवेदनशीलता की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कांग्रेस ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के फैसले पर भी निशाना साधा। पवन खेड़ा है पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? प्रधानमंत्री का कहना है कि भेदभाव और वैमनस्य से दूर हो, उस संबंध में इस तरह का फैसला लिया गया। ये दिन जब मनाएं तो जो गलतियां हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर की थी, जो माहौल बिगाड़ा था देश का, उसको भी याद कर लें। तो पहले तो अपने वैचारिक पूर्वजों की भी निंदा करें और बताएं कि उनकी क्या गलतियां रही थी जिससे पार्टीशन हुई।